नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक के अगले भाग 3 के बारे में पढ़ते हैं। समजाति श्रेणी ऐसी श्रेणी जो कि समान हो, मतलब उसमें जो भी क्रियात्मक समूह होगा वो लगभग समान हो। इनमें कार्बन की संख्या अलग अलग हो सकती है लेकिन क्रियात्मक समूह एक समान होगा, उसे समजाति श्रेणी कहेंगे। जैसा कि कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर बनने वाली श्रेणी को हम समजाति श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करेगा और एक ही प्रकार की श्रेणी बनेगी, उसे हम समजाति श्रेणी कहेंगे। इनके रासायनिक गुण लगभग समान होंगे, इनमें एक ही प्रकार का सामान्य सूत्र होगा। जैसे एल्केन में एक समजाति श्रेणी है, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन आदि यौगिक आते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इन सभी श्रेणी में CH2 का इकाई अंतर होता है, जैसे कि एल्केन की ये मेथेन है, एथेन है CH3CH3, प्रोपेन है CH3CH2CH3, ब्यूटेन है CH3CH2CH2CH3। इन सभी में CH2 का अंतर होता है। अब हम एल्कोहल समूह की समजाति श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। एल्कोहल OH समूह होता है और समजाति श्रेणी के प्रत्येक श्रेणी में एक ही क्रियात्मक समूह OH समूह रहेगा, जो कि एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ा हुआ है। जैसे कि मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH, ब्यूटेनॉल CH3CH2CH2CH2OH। इन सभी श्रेणी में एक ही क्रियात्मक समूह OH है, इसलिए इसको हम समजाति श्रेणी कहते हैं। समजाति श्रेणी की विशेषताएं: सभी सदस्यों को एक ही सामान्य सूत्र द्वारा हम निरूपित करते हैं, जैसे कि इन सभी श्रेणी के लिए एक ही सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, CnH2n+1OH का। सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर होता है। इन सभी सदस्यों में इकाई अंतर CH2 का होता है। इनके सभी सदस्य के रासायनिक गुण समान होते हैं। इन सभी श्रेणी के रासायनिक गुण समान है क्योंकि इनमें एक ही क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है। इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। इन सभी के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। अब हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। IUPAC। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC के अनुसार कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के नियम हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्बन की संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे कि यह श्रेणी है, इसमें कार्बन की संख्या 1, 2, 3, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स में ब्यूट का उपयोग करते हैं। ब्यूट का उपयोग करते साथ ही यह श्रेणी जो है CnH2n+2 मतलब एल्केन के सूत्र से बनी है, इसलिए एल्केन के सूत्र से बनी है तो इसमें n हम सफिक्स का उपयोग करेंगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इसी प्रकार इस श्रेणी में क्रियात्मक समूह के आधार पर हम पूर्व लग्न और अनुलग्न का नाम जोड़ते हैं। जैसे कि ये श्रेणी है CH3CH2Cl, इसमें क्रियात्मक समूह Cl है। अब क्रियात्मक समूह Cl है तो इसके लिए प्रीफिक्स हम क्लोरो का उपयोग करते हैं। क्लोरो का उपयोग करते हैं तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। इसका सामान्य नाम रहेगा एथिल क्लोराइड। इस प्रकार से हम इसका नामकरण करते हैं। अब एक और श्रेणी हम देखते हैं, जैसे कि CH3CH2CH2CH2OH। इस श्रेणी में सबसे पहले कार्बन की संख्या देखते हैं, 1, 2, 3, 4 4 कार्बन है तो ब्यूट। और यह जो है इसमें क्रियात्मक समूह OH जुड़ा है तो OH क्रियात्मक समूह के लिए हम सफिक्स ऑल, IUPAC में सफिक्स ऑल का उपयोग करते हैं। तो ब्यूट जो ब्यूट है तो उसमें ऑल जुड़ जाएगा तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। इसका सामान्य नाम रहेगा ब्यूटिल एल्कोहल। इस प्रकार से हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं। अब हम कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यौगिकों के प्रकार, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में जितने भी आवर्त सारणी में हेलोजन समूह होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं, इनको पूर्व लग्न के रूप में, जैसे क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो का उपयोग करेंगे। जैसे इसे उदाहरण से समझते हैं। इसमें कार्बन की संख्या 3 है। कार्बन की संख्या 3 है तो हम प्रोप मतलब कि प्रोपेन का उपयोग करेंगे। 3 कार्बन है तो प्रोप। अब ये एल्केन के सूत्र से बना है इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपेन। अब इसमें क्रियात्मक समूह जो है Cl जुड़ा हुआ है तो Cl के लिए हम पूर्व लग्न जो है क्लोरो का उपयोग करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार
ये है, इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपेन, जो पूर्व लग्न लगेगा ब्रोमो तो ब्रोमो प्रोपेन। अब हम पढ़ते हैं अगला यौगिक का प्रकार एल्कोहल। एल्कोहल समूह में OH, OH के लिए हम IUPAC में जो है अनुलग्न ऑल जोड़ते हैं, ऑल। अब यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन में ऑल जोड़ा तो प्रोपेनॉल हो गया। इसी प्रकार तीसरा जो क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड CHO है, CHO के लिए हम अनुलग्न अल जोड़ते हैं, AL। जैसे कि यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और प्रोपेन के साथ मतलब कि CHO समूह जुड़ा हुआ है, CHO जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेल, प्रोपेनेल इसका नाम हो जाएगा। अगला क्रियात्मक समूह है कीटोन। कीटोन के लिए CO का उपयोग करते हैं, इसका अनुलग्न होता है ऑन। इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और कीटोन समूह जुड़ा है तो इसका नाम हो गया प्रोपेनॉन। अगला क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें क्रियात्मक समूह है COOH, इसका अनुलग्न होगा ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपेन, अब इसमें COOH जुड़ा है तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अगला क्रियात्मक समूह है एल्कीन। एल्कीन में हम जानते हैं कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, इसका अनुलग्न इन, इन आता है। अब यहाँ 3 कार्बन है, 3 कार्बन में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपीन। एल्काइन, एल्काइन में 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, इसका अनुलग्न आएगा आइन। अब यहाँ पर 3 कार्बन है तो 3 कार्बन जो है तो इसके लिए प्रोपेन, और प्रोपेन मतलब 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। अब हम एल्कोहल समूह के कुछ कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम और सामान्य नाम पढ़ते हैं। IUPAC का नाम जैसा पहले भी हम पढ़ चुके हैं, IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब जैसे CH3OH, इसको हम IUPAC नाम में मेथेनॉल कहते हैं और सामान्य नाम में मेथिल एल्कोहल। IUPAC नाम में OH क्रियात्मक समूह के लिए हम ऑल जो है सफिक्स का उपयोग करते हैं, इसलिए प्रत्येक के भी बाद में ऑल आएगा। अगला है C2H5OH, इसको हम एथेनॉल कहते हैं, इसका सामान्य नाम एथिल एल्कोहल है। C3H7OH, इसको हम IUPAC नाम में प्रोपेनॉल कहते हैं, सामान्य नाम प्रोपिल एल्कोहल आएगा। C4H9OH, इसको हम IUPAC नाम में ब्यूटेनॉल और सामान्य नाम ब्यूटिल एल्कोहल कहेंगे। C5H11OH, इसे हम IUPAC नाम में पेंटेनॉल कहेंगे, इसका सामान्य नाम पेंटिल एल्कोहल आएगा। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है दहन। जितने भी कार्बनिक यौगिक है वे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर CO2 उष्मा और प्रकाश देते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर CO2 प्रकाश और उष्मा देता है, इसी प्रकार मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 जल और प्रकाश और उष्मा प्राप्त होती है। जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वे जलने पर स्वच्छ ज्वाला देते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर काले धुएं के साथ पीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीकरण करना। दहन करने पर कार्बनिक यौगिकों का आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, जैसे कि CH3CH2OH। एथेनॉल को क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में जब हम दहन करते हैं तो CH3COOH एथेनोइक अम्ल बनता है। संकलन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में पैलेडियम और निकिल उत्प्रेरक, पैलेडियम और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। यह निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़ गए और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो गया, तो इस प्रकार से यह संकलन अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन की क्लोरीन से जब क्रिया कराते हैं तो मेथेन से हाइड्रोजन क्लोरीन के पास जाता है, क्लोरीन से एक क्लोरीन का परमाणु मेथेन के पास जाता है, तो मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है एथेनॉल। एथेनॉल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। ये एथेनॉल जो होता है सभी एल्कोहली पेय पदार्थ का मुख्य अवयव होता है। एल्कोहल के हम कुछ गुण पढ़ते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण के बारे में बात करें तो एल्कोहल एक रंगहीन द्रव है, यह रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका
उपयोग अच्छे विलायक के रूप में उपयोग में किया जाता है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने में, कफ सिरप जो हमारी औषधि होती है, दवाई गोली, उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एथेनॉल का गलनांक 156 केल्विन और इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। इसी प्रकार इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ें तो एल्कोहल वायु की उपस्थिति में जलकर नीली लौ के साथ ज्वाला उत्पन्न करता है। जैसे एल्कोहल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते CO2 प्लस जल बनता है और नीली लौ के साथ यह जलता है। एल्कोहल की सोडियम से जब क्रिया कराते हैं तो यह हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एल्कोहल की सोडियम से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो है एल्कोहल को ऑक्सीकृत कर देता है और एल्कोहल को ऑक्सीकृत करके जो है यह एथेनोइक अम्ल बनाता है। अब हम एथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसमें कार्बोक्सिलिक जो है समूह जुड़ा हुआ है। अब इसके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक गुण, एथेनोइक अम्ल रंगहीन द्रव है, इसकी गंध तीक्ष्ण होती है और इसे एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। एथेनोइक अम्ल का यदि हम 3 से 4% विलयन बनाते हैं तो उसे हम सिरका कहते हैं। सिरका का उपयोग जो है प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। इसे अचार मुरब्बे में डालकर हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसका गलनांक होता है 290 केल्विन और क्वथनांक होता है 391 केल्विन। रासायनिक गुण की बात करें तो सबसे पहला एस्टरीकरण क्रिया। एथेनोइक अम्ल जो है एल्कोहल से क्रिया करता है और एस्टर बनाता है। जैसे ये एथेनोइक अम्ल है CH3COOH, यह जो है एल्कोहल CH3CH2OH एथेनॉल से क्रिया करता है और एथेनॉल से क्रिया करके एस्टर बनाता है CH3COOCH2 CH3 प्लस H2O। एस्टर का उपयोग हम इत्र बनाने में, स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में भी कर सकते हैं। जो एथेनोइक अम्ल क्षारक के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। एथेनोइक अम्ल NaOH से क्रिया करके लवण बनाता है और जल बनाता है। अब हम साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ते हैं। साबुन साबुन उच्च अनुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। हम जब वसा और वसीय अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH या KOH के साथ जब मिलाते हैं तो साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ये वसीय अम्ल है। इस वसीय अम्ल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमें साबुन प्राप्त होता है और ग्लिसरॉल मुक्त होता है। इस प्रकार से हम साबुन का निर्माण कर सकते हैं। साबुन जो होते हैं ये कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, जल में विलय होते हैं। साबुन का उपयोग नहाने, शैम्पू, शेविंग आदि में किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं अपमार्जक के बारे में। अपमार्जक जो होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले एल्किल या एरिल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। अब अपमार्जक की कार्य क्षमता जो होती है वो साबुन से कई गुना अधिक होती है। यह लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला एक अपमार्जक का एक हमने सूत्र लिखा है। इसमें यह आयनिक भाग है सल्फोनिक अम्ल का। अब हम पढ़ते हैं साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन, अपमार्जक। साबुन जो होते हैं वो उच्च अनुभार वाले वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण, लेकिन अपमार्जक जो होते हैं वो लंबी श्रृंखला वाले एरिल या एल्किल सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण। साबुन जो है वो कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन अपमार्जक जो है कठोर जल के साथ आसानी से झाग उत्पन्न कर लेते हैं। जब हम अपमार्जक को कठोर जल में घोलेंगे तो कई गुना अधिक झाग बनेंगे। साबुन वनस्पति तेलों या वसा के बनाए जाते हैं, लेकिन अपमार्जक जो है सल्फोनिक अम्लों, केमिकलों के बनाए जाते हैं। साबुन कपड़े को आसानी से साफ नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहीं अपमार्जक जो है कपड़े को आसानी से साफ कर लेते हैं।